ILC फैसलाबाद मीटअप का जो हमारा सिलसिला है ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम की जाने पहुंच रहा है और पहला सेशन था कामरा साहब का, उन्होंने अपना कामरा भाई एंड ही हैड सेशन और बड़ा ज़बरदस्त फिर हमने स्टोरीज़ सुनी और ख्यालात सुने अपने उन पार्टिसिपेंट्स का ILC की। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हमारे हैं कुर्रतुल ऐन, उनकी हम ज़िंदगी क्या और जो क्या कर रही हैं वो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उनके हवाले से जानेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया और आज हमारे इस प्रोग्राम में आई हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त क्या कर रही हैं और इस जो एक्टिविटीज़ है आपकी उसके पीछे रीज़न क्या है? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मैं आप लोग जैसे लोगों से मिल सके, यहाँ पर सबको सुन सकी। मेरा नाम कुर्रतुल ऐन है और मैं ज़ुन्नूरैन फाउंडेशन के नाम से 8 साल से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को रिहैब करने पे काम कर रहा है, जिसमें हम बच्चों को 110 बच्चे हैं मेरे पास जिनकी हम एजुकेशनल और उनकी थेरेप्यूटिक सर्विसेज पे काम कर रहे हैं और उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें स्टिचिंग है या कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं। लाइक मोटरसाइकिल मैकेनिक की ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको और मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं और हमारे पास 3 to ऑनवर्ड जो है 25 साल तक के लड़के और लड़कियाँ होते हैं। तो इसको मैंने शुरू क्यों किया, ये बच्चा जो आपके सामने बैठा हुआ है इसका नाम अब्दुल समी है, ये मेरी इंस्पिरेशन है, ये मेरी पूरी दुनिया है और इसके गिर्द ही ये सारी स्टोरी घूमती है। और इस अब्दुल समी ये आपको गाना सुना सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा इसके कैमरे के से हट के भी सुनना चाहें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यस प्लीज़ सामने आ जाइए। तो अब उनके साथ आप खड़े हो जाए ना 2 सेकंड, फिर हम बाद में। तो ये है जिनका आपने जिक्र किया था, इनका नाम फिर से बताएंगे? अब्दुल समी। अब्दुल समी, एक्सेलेंट। एंड प्लीज नाउ यू कैन नरेट हिज स्टोरी। अब्दुल समी को मैं बहुत सारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में लेके गई। अच्छा जी, जब ये बच्चा पैदा हुआ तभी इसके साथ एक इशू हुआ कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको मैटरनिटी फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं बहुत सारी, अभी भी ये बहुत बड़ा डायलेमा है कि अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती और लोग सारा जो सी सेक्शंस कर रहे होते हैं तो उसमें लोगों का बहुत सारा नुकसान हो रहा होता है। मतलब आप ये देखें कि लाइफ टाइम डिसेबिलिटी अगर हो जाती है और उन लोगों को एहसास तक नहीं होता कि हम रीज़न बन रहे हैं, हम वजह बन रहे हैं इस तरह की सिचुएशंस की, या इस मतलब एक बहुत बड़ी एक बंदे की ज़िंदगी जो है पूरी दाव पे लग गई है, तबाह हो गई और ये चीज़ें होती चलती जा रही हैं। अब्दुल समी जो है ये पैदा हुआ तो रोया नहीं था, नीला हो गया क्योंकि उसको उस वक्त ऑक्सीजन नहीं मिल सकी, हाइपोक्सिया भी इसको बोलते हैं। तो इसको 1 महीने के लिए इनक्यूबेटर में रखा गया और अल्टीमेटली ये पता लगा कि ये ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के साथ है। तो इसके बहुत सारे फिर इशूज़ शुरू हो गए, यहाँ से हमारी ज़िंदगी की स्टोरी शुरू होती है। मैं कुर्रतुल ऐन पहले तो बहुत गुमनाम ज़िंदगी मैंने गुजारी, लेकिन इसके बाद चैलेंजेस शुरू हो गए मेरे कि अब्दुल समी को जिस भी डॉक्टर के पास लेकर जाते वो बताते कि अब ये ऑस्टियोपोरोसिस के साथ है या इसको एपिलेप्सी भी है या इसको हेमोफिलिया भी है और अब तक के लिए इसकी 6 सर्जरीज़ हो चुकी हैं, मेजर 6 सर्जरीज़ इसकी हो चुकी हैं और इसके पैलेट में से 11 दांत सर्जरी से निकल चुके हैं। और ये बहुत बहादुर बच्चा है और ये सारी तकलीफ़ें जो हैं उनको बहुत हौसले और हिम्मत से बर्दाश्त करता है और मैं इसकी माँ होने की वजह से नहीं कह रही, ये वाक़ईतन बहुत बहादुर बच्चा है। और अभी भी देखेंगे इसकी 19 साल उम्र हो गई है और ये बच्चे किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करते, ये आपको इतना प्यार देते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये इतने डिसेंट और इनोसेंट बच्चे होते हैं। आप बेशक 30 साल के किसी ऐसे बंदे से मिल लें, वो इतना ही इनोसेंट होगा जितना कि 2 से 3 साल का बच्चा। हालांकि आपने देखा होगा 2 साल के बच्चे भी आजकल माशाल्लाह कितने वो होते हैं कि आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वो इतने एडवांस जितना सोसाइटी हो रही है उसी हिसाब से शायद वो भी बच्चे भी हैं आजकल के। तो माशाल्लाह से अब्दुल समी जो है गाना बहुत अच्छा गाता है, बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन है। तो ज़ुन्नूरैन जो है मेरे घर से स्टार्ट हुआ, जब दूसरे स्कूल्स ने समी को रिजेक्ट किया कि ये मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं चल सकता, तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि मैं अपने लिए, अपने बच्चे के लिए और उन सारे लोगों के लिए एक ऐसा इनिशिएटिव लूँगी जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अवेयर नहीं हैं इस बारे में कि डिसेबिलिटीज़ होती क्या है और उनको हैंडल किस तरह से करना है, इन लोगों की मैनेजमेंट कैसे हो सकती है। और अगर अभी भी आप देखिए तो हम बहुत पीछे हैं इस काम में। तो जब मैंने इसको शुरू किया था तो मुझे मेरी फैमिली ने सबसे पहले बहुत डांटा और मना किया और मेरे अगेंस्ट गया कि जी आपने ये नहीं करना। मेरे ख़ास तौर पर मेरे बाप और मेरे भाई उन्होंने रोका कि मतलब मुझे डराया भी कि आप नहीं करो, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने करना है।
मैं ये तो नहीं कहूँगी आपके सामने कि मैं डट के खड़ी हो गई, लेकिन मैं उनकी डांट खाने के बाद भी सारा कुछ वो मेरे साथ करते, डांटते, धमकियाँ देते, तो मैं कहती हूँ अच्छा मैं बंद कर दूँगी, मैं कौन सा कहीं बाहर जा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में था ना, तो लोग आ रहे थे, इनरोल हो रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पास इतने बच्चे इनरोल हो जाएंगे। डिसेबिलिटी की रेशो जो है वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि मेरे वहाँ पर उसी एरिया के 110 बच्चे वहाँ पे इनरोल हो जाएंगे, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा एक अलार्मिंग नंबर है कि मेरे पास इस वक्त 110 बच्चे हैं और वो बिल्कुल पास के एरिया के हैं, और उन सारे बच्चों को हम माशाल्लाह से उनकी हाइजीन पे भी काम कर रहे हैं, उनको सारा हमने सिखाया है और उन बच्चों के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी बनवाए हैं। और ये तो वो बच्चे हैं जो मेरे पास इस वक्त हैं, तकरीबन 250 बच्चे मेरे पास इनरोल हुए हैं जिनकी फैमिलीज़ उनको सपोर्ट नहीं करती, तो वो लेफ़्ट करते हैं, क्विट करते हैं, क्योंकि उनके सामने या उनकी समझ में वो बेकार बच्चे हैं, वो उन पर बोझ हैं, डिपेंडेंट हैं वो बच्चे उन पर। तो ये हम सब के मिल के करने वाला काम है। अब सब लोग जो बहुत वर्दी सब बैठे हुए गेस्ट यहाँ पर, मेरी अब सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप बात करते हैं किसी भी फोरम पे, तो उन लोगों के लिए ज़रूर बात किया करें जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके लिए कोई बात करने वाला नहीं है, जो अपनी बात या अपनी तकलीफ़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और ये बहुत तकलीफ़ की बात है कि आपको कोई दर्द हो रहा है और आप उसको बर्दाश्त करते जा रहे हो, और अब जब पीक पे चला जाता है तो कोई बंदा उसको गेस करे कि आपको कोई तकलीफ़ है, आपको कि ये तकलीफ़ हो रही है या आपको क्या हो रहा है, तब वो जाके आप ख़ुद से अंदाज़ा करो कि इसको ये है, या उससे इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपको आइडिया हो कि हाँ इसको ये हो गया है। ये वो बच्चे हैं, लेकिन हम सिर्फ इस वजह से ये डिप्राइव हैं कि ये अपने लिए हम आगे बढ़ के छीन नहीं सकते अपना हक तो वो होता है ना जो आपके डोर स्टेप पे आपको मिले, लेकिन ये बच्चे जो हैं इन अपने हक से भी महरूम हैं। अगर आप देखें UN कन्वेंशन जो जिसको रेटिफाई किया हुआ पाकिस्तान ने, उसमें इन बच्चों की बर्थ से लेकर इनकी शादी तक के सारे वहाँ पर वो जो आर्टिकल्स हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट कहीं भी नहीं हो रहा। तो मैं इस वजह से भी ब्लेस समझ रही हूँ ख़ुद को कि मैं आप सबके साथ हो सकता है कि आप अपने फोरम पे कभी मुझे बुलाएं या आप लोग ख़ुद इनकी आवाज़ बने, तो मैं भी समझूंगी कि मेरा यहाँ आने का जो मकसद था ना, जिस वजह से अल्लाह ताला ने मुझे भेजा, वो पूरा हो गया। सही, मैं यहाँ जो है वो आपसे ही पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ऑन रिकॉर्ड डॉक्टर नईम मुश्ताक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमें आपसे जो है मुतारिफ़ करवाया। मुझे ये बताएं चैलेंजेस किस तरह के आते हैं, आपको ख़ुद ये चीज़ें सारी फेस करना पड़ी, और अब क्योंकि आप दूसरे लोगों को बच्चों को भी ये कर रही हैं, माइंडसेट क्या है, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर आती है, सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, पेरेंट्स को कन्विंस करने में कितनी मुश्किल आती है? अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो ग्लासेस के साथ हैं? मेरे ख्याल में 2-3 लोग तो होंगे, और मैं ख़ुद ग्लासेस के साथ हूँ, मेरा बेटा भी ग्लासेस के साथ है। अगर आप लोग ग्लासेस उतार दें, आप एक मिनट सपोज आप ग्लासेस उतार दिए और आप लिखने पढ़ने का काम करें, तो आप कैसा फील करेंगे? आप इजीली कर लेंगे वो काम? क्या होगा? दुश्वारी होगी ना। तो ये लोग भी डिसेबल नहीं है, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया किसी ने। ये व्हील चेयर जो है वो यहाँ पे कैसे चढ़ेगी? इस बिल्डिंग में अगर इस वेन्यू पे एक व्हील चेयर यूज़र ने आना तो वो कैसे आएगा? मसला सिर्फ ये इस बात का मसला सिर्फ ये है, डिसेबिलिटी कहीं भी नहीं है। ये हमारे सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। हमने कभी सोचा नहीं है कि ये लोग जो हैं ये इंसान हैं। मैं आज जिस मीटिंग पे मैं बता रही थी ना कि मैं वापस आ रही थी, तो मैंने अब एक चीज़ सोची थी, मैं आप लोगों से शेयर भी करना चाहूँगी। मैंने हर तरीके से कोशिश करके देख ली। मेरे बच्चे इनवाइटेड थे, एक फोक एंड नाइव नाम का कोहिनूर में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर पिज़्ज़ा के लिए इनवाइटेड थे। वो भी किसी रेफरेंस की वजह से इनवाइटेड थे, वरना हम लोग नहीं समझते कि इनको भी खुश होने का हक़ है। अगर लोग समझें ये बात तो उनके लिए रैम्प्स बने हुए हों, उनको इंटरप्रेट करने के लिए टेक्निक्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ये चीज़ें आम हो। मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग पहली दफ़ा ये चीज़ें सुन रहे होंगे या इतनी डिटेल से सुन रहे होंगे, और ये हैरत की बात नहीं है, आप लोगों का कसूर नहीं है। आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन जिन लोगों ने पहुंचानी थी उन लोगों ने नहीं पहुंचाई, और ये लोग जो हैं वो गवर्नमेंट है। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं एक व्हील चेयर लूँ, मैं मार्केट में आ जाऊँ, और मैं जिस शॉप में मैं जाना चाहूँ मैं वहाँ पे उनसे पूछूँ कि मैंने अंदर आना है, मैंने कुछ शॉपिंग करनी है, क्या आप मुझे अलाउ करेंगे? अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मुझे बताएं कि मैं अपनी व्हील चेयर के साथ कैसे अंदर आऊँ। अगर 10 बंदे मुझे यहाँ पे मेरी व्हील चेयर को उठा के अंदर लेके आएंगे, तो आप सोचें मेरी सेल्फ स्टीम किस लेवल पे होगी कि मैं आके शॉपिंग करना चाहूँगी। तो ये अब मैं जो बोल रही हूँ ना, एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कहा होगा कि उनको मतलब बोलने का हुनर है उनके पास, या बहुत सारा मतलब आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मैं एक वो खातून हूँ जिसको पब्लिक फोबिया है।
मैं वो खातून हूँ जो कैमरे के सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं करती। जितने मीडिया वाले मेरे पास आते हैं ना, मैं उनको कहती हूँ जी मैं कुछ भी नहीं कर रही, आप मेरा इंटरव्यू बिल्कुल मत करो। लेकिन वो कहते हैं ना कि बिल्ली शेर कब होती है। मुझे लगता है कि मैं अपनी उम्र जी चुकी हूँ, जितनी जिम्मेदारियाँ मैंने ले ली हैं, मेरा टाइम कम हो रहा है, तो मैंने मरते मरते कुछ करके जाना है। मैंने यहाँ पे 10 लोगों को अगर बताया ना, हो सकता है 2 3 लोगों को वो बताएं तो बात कहीं ना कहीं निकलेगी, चलेगी बात। तो बताने का मकसद ये है, मैंने कहाँ से शुरू किया या मैंने क्या कर रही हूँ, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमने करना क्या है ये हम है। बहुत थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।